students. After understanding the meaning and features of a joint stock company, now we are going to discuss the merits or advantages of a joint stock company. So let us start with the first one, that is limited liability. Limited liability is a very simple point and we have discussed so many times. तो एक कंपनी में सभी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। ठीक है, जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, जितने कि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उस अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उससे ज़्यादा के लिए उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि वो उससे ज़्यादा के लिए लॉस को पे करें। सो द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। Also, only the assets of the company can be used to settle the debts, leaving the owner's personal property free from any charge. This reduces the degree of risk borne by the investors. तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट भी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, वो जितने के शेयर्स खरीदेंगे उतने का ही लॉस भी उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा अपने ऊपर, और उसके अलावा उन्हें बैठे बिठाए कोई कुछ काम नहीं करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। शेयर्स के ऊपर उन्हें हर साल डिविडेंड मिलता रहता है, तो बैठे बैठे उनकी इनकम जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कोई किसी तरीके का लॉस भी नहीं है, उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, और ना ही ऐसा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा था, क्योंकि वहाँ पर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी और पार्टनरशिप में भी किसी पार्टनर की अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर्स को। सेकंड इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, दे कैन बी सोल्ड ईजीली, दे कैन बी सोल्ड एज वेल एज परचेज्ड ईजीली इन द स्टॉक मार्केट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, जो भी हमारी PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ होती हैं, उनके शेयर्स को कभी भी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, बेटा लोकल मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट में कभी भी बेचा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी ऐसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहें जहाँ पर कभी भी उस पैसे को वापस निकाल सकें, तो शेयर्स एक अच्छा प्लेस है, क्योंकि शेयर्स को कभी भी वो बेचकर अपने पैसे, अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है वो यहाँ पर शेयर्स में होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने शेयर्स को बेच दीजिए और आपको उसके बदले में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सो इस वजह से ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, फर्दर जो आपका पहले शेयर्स में जो इंटरेस्ट था, जब वो आपके नाम पर थे तो आपका इंटरेस्ट था उसमें, जब आपने बेच दिया तो आपका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो गया, और फर्दर कोई और उसे ख़रीद लेगा तो उसका इंटरेस्ट उन शेयर्स में हो जाएगा। So the ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company, as the share of a public limited company can be sold in the market and as such can be easily converted into cash in case the need desires। ठीक है, तो जब ज़रूरत होती है तो कैश में वो कन्वर्ट किए जा सकते हैं। This avoids blockage of investment and presents द कंपनी एज अ फेवरेबल एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इससे इन्वेस्टमेंट के ब्लॉक होने का डर कहीं नहीं होता है, जैसे कि फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट में होता है कि अगर आपने फ़िक्स में डाल दिए तो आपको फ़िक्स टाइम पीरियड ओपन ख़त्म होने के बाद ही आप अपने पैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ब्लॉक नहीं होगी, जब चाहें आप अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ परपेचुअल सक्सेशन। तो कंपनी की जो लाइफ है वो गोइंग है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, एज इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। It can be liquidated only as per the provisions of the Companies Act 2013। ठीक है, तो कंपनी अगर बंद होगी तो वाइंडिंग अप की प्रोसेस से इट कैन बी क्लोज्ड। ठीक है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा स्कोप मिलता है एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा
कैपिटल कलेक्ट की जा सकती है। और देखो बेटा, कैपिटल कंपनी में कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो शेयर्स, एक कंपनी शेयर्स इशू करती है और शेयर्स को लोग परचेज करते हैं, उसके थ्रू कैपिटल अरेंज हो जाती है। इसके अलावा एक कंपनी लोन ले सकती है बैंक के पास जाकर, फाइनेंशियली लोन इट कैन गेट। एंड इसके अलावा कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनको वो यूज़ कर सकती है एक्सपेंशन के लिए। इसके अलावा डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी। तो डिबेंचर्स भी बेटा एक लोन की कैटेगरी में ही आते हैं। डिबेंचर्स जो है पब्लिक को सेल किए जाते हैं और पब्लिक से पैसा आ जाता है। और जो रिटेन्ड अर्निंग, मैंने वर्ड अभी यूज़ किया, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि एक कंपनी को जो एक साल के लास्ट में जो प्रॉफिट गेन हुआ है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, जितना भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसको जो पैसा देना था वो देने के बाद प्रॉफिट के शेयर में से कुछ पैसा अपने पास वो हर साल इकट्ठा बचाते हुए चले जाते हैं प्रॉफिट के शेयर को ही, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ताकि फ्यूचर में वो कभी भी उस अमाउंट को यूज़ कर सकें। So as compared to the sole proprietorship and partnership form of organization, a company has larger financial resources. Further, capital can be attracted from the public as well as through loans from banks and financial institutions. Thus there is greater scope of expansion. ठीक है, तो एक्सपेंशन का ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि एक्सपेंशन हम मनी से ही कर सकते हैं। जितना ज़्यादा कैपिटल आपके पास अवेलेबल होगा उतना ही आप एक्सपेंड कर सकते हो। So the investors are inclined to invest in shares because of the limited liability, transferable ownership and possibility of high return in a company. ठीक है, तो ये सारे जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं इन्वेस्टर्स को, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स खिंचते हुए चले आते हैं कंपनी की तरफ और कंपनी के शेयर्स में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। सो द लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो बेटा मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशनल टाइप की हो सकती है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी लेवल पर बिजनेस करती है। बहुत कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने के बाद प्रॉफिट हर साल बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट अर्न किए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा उनके पास पैसा अवेलेबल है, मनी अवेलेबल है, वो चाहें तो अपने अंडर अपनी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और अपने काम के लिए अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को, अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को, अच्छे से अच्छे ऑडिटर्स को, कितनी भी हाई पे स्केल पर, क्योंकि उनके पास पैसा देने के लिए है। तो ज़्यादा पैसा देकर वो अच्छे से अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में अपॉइंटमेंट करवा देते हैं और जिसका फ़ायदा उन्हें मिलता है मैनेजमेंट का। So a company can afford to pay higher salaries to specialists and professionals. It can therefore employ people who are experts in their area of specialization. The scale of operations in a company leads to division of work. Each department deals with a particular activity and is headed by an expert. This leads to balanced decision making as well as greater efficiency in the company's operations. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें हम या पार्टनरशिप की बात करें, तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल या दो पार्टनरशिप में 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, तो वो उनकी क्वांटिटी तो फिर भी लिमिटेड है। ठीक है, उनका स्किल लिमिटेड है, हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से आप हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो, जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, और वो आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज देगा, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो हर साल और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड नाउ द मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी।